नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजनी तिवारी आज आपसे बात करूंगी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकालीन कविता भाग 1 की दूसरी इकाई के संबंध में। पिछले वीडियो में हम उसकी पहली इकाई के विषय में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी हिंदी साहित्य इतिहास की, परंपरा के शुरुआत की बात की थी, शुरुआत के प्रमुख हिंदी साहित्य के लेखकों के विषय में हमने बात की थी और उनकी प्रमुख पुस्तकों और उनके प्रकाशन वर्ष के संबंध में हमने आपको अवगत कराया था। आज के वीडियो का मुख्य विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत इतिहास। जैसा कि अभी आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो कि सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये भी आप लोगों को जानकारी में होगा। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे बेहतर और सबसे अधिक सारबद्ध वर्णन किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि को अधिकतर मध्य युग विशेषकर भक्ति काल के परिप्रेक्ष्य में ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह बात अपनी ऐतिहासिकता के साथ सत्य भी है। भक्ति काल के उदय और उसकी पृष्ठभूमि से लेकर उसकी साहित्यिक आलोचना में आचार्य शुक्ल वस्तुतः अपनी प्रतिभा का समग्र देते प्रतीत होते हैं। अब बात ये की जाएगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जो कि 1929 में प्रकाशित हुई, वह किस तरह से तैयार की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिंदी विषय का अध्ययन और अध्यापन का कार्य। छात्रों के लिए हिंदी साहित्य के एक इतिहास की आवश्यकता महसूस हुई। आचार्य शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया कि उस समय उन्होंने छात्रों के उपयोग के लिए कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। कार्य में गति आई। हिंदी शब्द शाखाओं सागर के समापन से स्वयं आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। चंद्रशेखर शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ल को हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए हिंदी साहित्य का विकास लिखकर पूरा करने में पूरे 8 महीने लगे। अंततः यह विकास शब्द सागर के साथ जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ, किंतु इस विकास के कुछ अंशों का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में पहले ही 1928 में ही धारावाहिक रूप में हो चुका था। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के बिल्कुल आरंभ में शुक्ल जी घोषित तौर पर बता देते हैं कि उनके लिए इतिहास क्या है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ चित्तवृत्ति का अर्थ होता है मनोदशा। ठीक है, परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः
कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। अर्थात इस पूरी परिभाषा से जो निचोड़ निकल कर आता है उसमें यह कहा जा सकता है कि शुक्ल जी का यह मानना था कि साहित्य जो है वो जनता की मनोवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। वह जैसे जैसे यानी मनोदशा जैसे जैसे बदलेगी साहित्य में भी वैसे वैसे बदलाव होता जाएगा। इसका उदाहरण मैं आपको देकर समझाती हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं पुराने समय की, ठीक है, तो पहले के समय पे क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे ना। तो यही राजा महाराजा जो हैं इनके दरबार में जो कवि होते थे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि केशव दास हुए थे ना। तो उस समय जो रचनाएं लिखी जाती थी वो बिल्कुल अलग होती थी। उनमें हम देखते थे कि राज दरबार की महिमा का मंडन किया जाता था और राजा की प्रशंसा की जाती थी। यानी वो दौर वैसा ही था। उस समय राजा को भोग विलासी थे, राजा उनको आत्म प्रशंसा पसंद थी, इसीलिए कवि भी उसी कार्य में डूबे रहते थे। अब हम बात कर लेते हैं उस युग की जब हमारा देश जो है वो पराधीन था, ठीक, लेकिन लोगों के अंदर स्वतंत्रता की आग जल चुकी थी। उस दौर पे जो कवि हुए, अब हम उनकी रचनाओं की बात करते हैं। जैसे दिनकर हो गए, निराला हो गए और मैथिली शरण गुप्त हो गए। इनकी रचनाओं में जो क्रांति है, जो ओज है, जो देश के प्रति मर मिटने की भावना है, वो उस समय के लोगों की मनोदशा को बताती है। अब आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि शुक्ल जी क्या कहना चाह रहे हैं। शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जिस समय समाज में मनुष्यों की चित्तवृत्ति यानी मनोदशा जैसी होगी, साहित्य का स्वरूप भी उसी हिसाब से बदलता जाएगा। साहित्य और समाज के इन समानांतर परिवर्तनों का सामंजस्यपूर्ण आकलन ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। देखो, साहित्य के इतिहास या साहित्य इतिहास की इससे बेहतर परिभाषा शायद ही कोई कभी आने वाले समय में भी दे पाए। साहित्य के इतिहास की उपेक्षा करने का मतलब है इन संबंधों को जड़ बना देना। साहित्य यथार्थ के वास्तविक स्वरूप की अनदेखी करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित हिंदी साहित्य का विभाजन निम्न प्रकार का है। अब एक बार हम ये ध्यान में रख लेते हैं कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में शुक्ल जी के द्वारा बांटा गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है ना, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास की पुस्तक मेरे पास उपलब्ध भी है। यदि आप लोगों को उपयोगी लगे और आप लोग ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि स्पेशल वीडियोस पर मैं आपके लिए बना दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले हमारा आएगा आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल जो है हमारा, आदिकाल ये हमारा चलेगा 1050 से लेकर 1375 तक। ठीक है, 1050 से 1375। इसको हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आएगा पूर्व मध्यकाल, जिसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है इसका, इसका अन्य नाम है भक्ति काल। ठीक, और इसकी समय सीमा होगी, इसकी समय सीमा हमारी होगी 1375 से लेकर 1700। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल। अब हम बात करेंगे रीतिकाल के विषय में। इसको उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल बोला जाता है। ठीक, रीतिकाल, और इसकी समय सीमा जो आएगी हमारी वो होगी 1700 से
लेकर 1900 तक। ठीक, 1700 से 1900 तक। और इसका नाम उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल के बाद हमारे पास आता है आधुनिक काल अथवा गद्य काल। ठीक है, आधुनिक काल अथवा गद्य काल जो है, इसकी हम बात करते हैं समय सीमा की। तो इसकी समय सीमा है 1900 से लेकर 1984 तक। ठीक, तो ये सब हो गया इसका समय सीमा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं अब हम इस पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, उनके विषय में अब हम बात करेंगे। देखो, कई लोग वीडियोस में बहुत सारे प्रश्न दे देते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा कैसी होगी, प्रश्न पत्र कैसा होगा, यह केवल और केवल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय तय करता है और वही अपने अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र बनाता है। तो कोई भी यूट्यूबर ये नहीं कह सकता कि प्रश्न पत्र ऐसा होगा। हाँ, हम आपको जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको बेहतर ढंग से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आप उसे अंडरस्टैंड कर जाते हैं, समझ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रश्न पत्र किसी दूसरे प्लेनेट से आता है जो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको हिंदी का अपना जो भी सिलेबस है वो अच्छे से मालूम है और सिलेबस में जो जो बातें दी गई हैं, जो जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों की 4 पंक्तियां भी अगर आप ढंग से याद कर चुके हैं या समझ चुके हैं, तो निश्चित रूप से उस प्रकरण पर वहाँ 4 पेज लिखने की क्षमता आप लोगों के अंदर स्वयं आ जाएगी। क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, आप स्नातक या स्नातकोत्तर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इतने परिपक्व हैं, इतने बुद्धिमान पहले से हैं। तो इस तरीके से जो भ्रमित करने वाले वीडियो हैं उनसे आपको दूर रहना है। आपको ऐसा ज्ञान लेना है जो आपके लिए दीर्घकालिक हो, स्थायी हो। तो आइए बात करते हैं उन प्रश्नों की जो पुस्तक में दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य इतिहास की जो पुस्तक लिखी थी, इसका जिक्र पहली वीडियो में भी हुआ था। मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। इसका उत्तर है आपका मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, ये है पुस्तक का नाम। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई थी। और इसका प्रकाशन वर्ष भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1913, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष। तो हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष था हमारा 1940। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ग्रियर्सन लिखित हिंदी साहित्य इतिहास विषयक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? देखो, यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहे हैं, पूछा एक गया है, लेकिन हम आपको दोनों के उत्तर बताते हैं। सबसे पहले तो ये ज्ञात होना चाहिए कि हिंदी साहित्य की कौन सी पुस्तक ग्रियर्सन ने लिखी थी। तो ग्रियर्सन ने जो पुस्तक लिखी थी, पहले तो ग्रियर्सन का पूरा नाम था सर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का अर्थ होता है क्षेत्रीय बोली, जिसे बोलेंगे हम वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
और इसका प्रकाशन वर्ष था 1889 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपके लिए आंसर भी प्रस्तुत है। अब है कॉलम 1 का 2 से सही मिलान करना है। सीधे बता देती हूँ आपको, रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, सबको मालूम है आपको। उसके बाद दूसरे हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। शिव सिंह सेंगर हैं, शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। फिर आखिर में आएगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह की पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। देखिए, अब आखिरी में एक लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपके लिए है, इसको आप खोजने का प्रयास कीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात प्रकाशित 10 प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों एवं उनके लेखकों के नाम बताइए। यानी ये कह रहा है कि जब रामचंद्र शुक्ल अपना साहित्य इतिहास लिख चुके थे तो उसके बाद कौन कौन से ऐसे साहित्यकार हुए हिंदी के जिन्होंने शुक्ल के बाद अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की हिम्मत रखी। 2-4 के नाम मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि बाकी 5 मैं बता रही हूँ, 5 आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक तो हो गए हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में लिखा गया था रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के द्वारा। दूसरा एक हो गया हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1934 में लिखी गई यह पुस्तक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की थी। इसके बाद हो गया हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका अभी मैंने ऊपर भी जिक्र किया, 1938 में आई थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखी थी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास ने 1941 में लिखी थी। बाकी 5 पुस्तकें आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, अन्यथा आने वाले वीडियो में मैं आपको 10 पुस्तकों के विषय में बताऊंगी और 10 लेखकों के विषय में भी बताऊंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो, तो आप इसे पूरा देखिएगा। और आपकी कोई क्वेरी है, कोई ऐसा टॉपिक है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम का जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। जाते जाते आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपसे एक गुजारिश मेरी रहेगी कि प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक और कमेंट करके जाइएगा और 2 लोगों को वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।